चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा पीएन जंक्शन के बारे में और स्पेशली अनबायस्ड पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आप लोगों ने नोट्स सबने रीड करे होंगे एक बार। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन कि पीएन जंक्शन वर्क किस तरीके से करता है। उससे पहले पीएन जंक्शन के सर्किट सिंबल को अगर हम देखें, सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, तो सर्किट सिंबल की जब हम बात करें कुछ इस तरह से ये सिंबल रिप्रेजेंट होता है। सॉरी, लाइन तो सीधा बनाएंगे लाइक दैट। टर्मिनल एक टर्मिनल इधर। देखिए अब ध्यान से, ये पी टर्मिनल है या इधर एनोड बोल देंगे हम, और इधर रहेगा आपका कैथोड। ये पी साइड होती है, ये एन साइड होती है। ये पी साइड है और ये कैसी साइड है, एन साइड है। ये है आपका सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जनरली जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तो जब इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहां पर हम पूरा बॉक्स नहीं बनाएंगे जैसे हमने कल बनाया था। हम वहां पर क्या ड्रॉ करेंगे भाई, वहां पर हम सर्किट सिंबल का यूज करेंगे और सर्किट सिंबल को वहां पर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ और सर्किट सिंबल्स बनाता हूँ, उन्हें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए बस। फिलहाल ये जो सिंबल है ये किसका है आपका, ये पीएन जंक्शन डायोड का है। अदर सिंबल क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको, जिससे आप इसे नोट डाउन कर लें और आपको एग्जाम में जब ये आए तो कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं कुछ सिंबल, लेकिन होते सब अलग अलग है। देखिए यहाँ से, ये सिंबल होता है बफर सर्किट का। बफर सर्किट मैं आपको बताऊंगा क्या होता है अभी थोड़ी देर में। ये होता है नॉट गेट का। जिन लोगों के पास सीएस होगी, कंप्यूटर साइंस, उन्हें पता होगा नॉट गेट क्या होता है। जनरली पहले के सिलेबस में फिजिक्स में भी था ये होता है जेनर डायोड का। जेनर डायोड, ये डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं और ये है किसका, आपका पीएन जंक्शन डायोड का। देखिए ऑलमोस्ट सेम है तो कंफ्यूजन ना हो, कई बार ऑप्शंस चारों दे सकता है, उसके बेस पे बात कर सकता है। बफर सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा सर्किट सिंबल जिसमें मान लीजिए एक्स इनपुट दिया मैंने और एक्स ही मुझे आउटपुट पर मिल गया, दैट इज सेम इनपुट सेम आउटपुट। दैट टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड बफर सर्किट। नॉट गेट में, अच्छा आप में से किसी बच्चे ने सीएस पढ़ी, कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस है आप में से किसी पे नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। नॉट गेट का मतलब क्या होता है, बाइनरी नंबर्स होते हैं 0, 1। अगर आप लोगों ने कहीं पढ़े हो कहीं पर भी, तो 10th क्लास में भी बताया जाता है इसके बारे में बेसिक। तो नॉट गेट का प्रोसेस होता है, अगर आप यहाँ 0 इनपुट देंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ आप 1 इनपुट देंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। ये नॉट गेट है। जेनर डायोड क्या है, अभी हम पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड फाइनली जो वर्क करेगा वो फॉरवर्ड बाइजिंग कंडीशन में करेगा। रिवर्स बाइजिंग कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो रिवर्स बाइजिंग कंडीशन में कौन वर्क करता है, तो रिवर्स बाइजिंग कंडीशन में जेनर डायोड वर्क करता है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में पहले था अब नहीं है। तो हमारे सिलेबस में केवल और केवल क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। इतना क्लियर हुआ सबको, यस और नो? अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इस पर्टिकुलर पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मैं नोट्स में मेंशन नहीं करे हैं नीचे के तीन, या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट्स में ऐड कर लेना है, इससे आपको आइडिया रहे कि क्या है चीज। ओके, नाउ अब बात करते हैं इसकी वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, वर्किंग, कॉपी पेन उठा लें और जैसे जैसे मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूं आप लोग भी ड्रॉ करें। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने से प्रैक्टिस बनती है। ओके, पीएन जंक्शन तो मैंने आपको कल ही बताया था कि दो कंडीशन में वर्क करता है, एक तो फॉरवर्ड वाइजिंग में और एक रिवर्स वाइजिंग में। पहले हम किसकी बात करते हैं, फॉरवर्ड वाइजिंग की, फिर हम पढ़ेंगे रिवर्स वाइजिंग के। तो आप लोग सर्किट सिंबल जरूर बनाएं। ब्लॉक डायग्राम है पहले, फिर सर्किट सिंबल बनाएंगे।
इसे हम अनदर टाइप में कैसे बना सकते हैं? या फिर एक डायग्राम और ड्रॉ करेंगे इसके लिए हम, फिर कर लेते हैं उसे। आप डायग्राम को हाथ तो हाथ बनाते चलें, ठीक है? इससे क्या रहेगा, जितनी ज़्यादा आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा, चाहे यहाँ पर हो फ़ायदा, चाहे वो आपका री ऑप्टिक्स में हो। देखिए ध्यान से आप, चलिए, आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब वर्किंग समझते हैं पहले क्या है। देखिए ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो अप्लाइड वोल्टेज प्लस ये है, इधर इधर माइनस है, तो अप्लाइड अप्लाइड वोल्टेज की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। ओके, नाउ इसके अलावा ये पी पोर्शन हो गया और ये एन पोर्शन हो गया, ये पी पोर्शन हो गया और ये क्या हो गया, एन पोर्शन हो गया। अच्छा, अगर हम कहें कि हमने पी से पॉजिटिव टर्मिनल को और एन से नेगेटिव टर्मिनल को अटैच कर दिया है, तो इस तरह की बाइजिंग को हम बोल देते हैं, कैसी बाइजिंग है ये, फॉरवर्ड बाइजिंग है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना, तो मैंने आपको बताया था मेजॉरिटी ऑफ होल्स रहते हैं पी में, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एन में। तो होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर और पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, तो वो इस तरफ प्रेशर डालेंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरफ प्रेशर डालेंगे, तो जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर की विड्थ जब कम होगी, अच्छा सोचो कुछ ध्यान से, तो यहाँ एक टर्मिनल बनेगा, तो ये तो अप्लाइड वोल्टेज है, एक टर्मिनल बनेगा, इधर के पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, इधर के नेगेटिव इधर आएंगे, तो एक टर्मिनल और ये बाइजिंग वोल्टेज कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल सप्लाई को बढ़ाते रहेंगे, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ता रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में बाइजिंग वोल्टेज में भी चेंज होता रहेगा, और इफेक्टिव वोल्टेज दैट इज वी वी माइनस वी आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये डिक्रीज होता रहेगा, तो वैसे वैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को, इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके एक दूसरे की तरफ मूवमेंट शुरू कर देंगे। और जब उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर वो डिक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो करंट सेटअप होगी, करंट क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइजिंग की कंडीशन कैसे होती है, जब हम P को पॉजिटिव से N को निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में को फॉरवर्ड बाइजिंग की कंडीशन बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिव पोटेंशियल वी वी माइनस वी डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से एनर्जी बैरियर डिक्रीज होने लगता है, और जब एनर्जी बैरियर डिक्रीज होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है। और जैसे ही होल मूवमेंट शुरू होता है, वो किस वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट सेटअप हो जाएगी, और करंट क्या लगेगी आपकी, धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आई, यस और नो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद थोड़ा सा। बाकी लोगों को समझ में आया भाई इतना, अदर स्टूडेंट्स? ओके ओके, अब देखो ध्यान से, तो इतना क्लियर हो गया कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो डिक्रीज हो रहा है, करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब इसका आप ये डायग्राम बना सकते थे या ये डायग्राम बना सकते थे, बस इसमें हमने क्या करा, ब्लॉक डायग्राम की जगह सर्किट सिंबल लगा दिया। अब हम पढ़ते हैं इसकी वी आई करेक्टरिस्टिक्स, किसकी, फॉरवर्ड बाइसिंग की। हम क्या बात करने वाले हैं, इसकी वी आई करेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। देखो ध्यान से, तो V मतलब वोल्टेज, तो पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, I मतलब करंट, तो उसके सीरीज में हमने एक मिली एमीटर लगा दिया।
एक रियोस्टेट सेटअप कर दिया, ये की है और ये कनेक्शन बैटरी हो गई। जैसे ही की कनेक्ट करेंगे हम, सप्लाई शुरू हो जाएगी। जैसे इसे यहाँ टच करेंगे, यहाँ से सप्लाई जाएगी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कुल मिला के यहाँ वोल्टेज मेजर कर लेंगे आप, यहाँ करंट मेजर कर लेंगे। तो इसके बेस पर आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे आई और वी के बीच में, आई और वी के बीच में कुछ इस तरीके से। इधर आ जाएगा वी आपका इन वोल्ट्स और इधर आ जाएगी आपकी करंट इन मिली एम्पियर। ठीक है, ये करंट आ जाएगी, ये वोल्टेज होगा वोल्ट्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने यहां देखा कि जैसे जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन को हमने अप्लाई करा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होने लगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से करंट सेटअप हो गई। लेकिन क्या कम वोल्टेज सप्लाई पर ही करंट सेटअप हो गई होगी? नहीं। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा हम वोल्टेज बढ़ाते गए हैं, वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट सेटअप नहीं हुई। फिर धीरे धीरे करंट सेटअप होनी शुरू हो गई और वो धीरे 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 एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज होती गई। जिस पॉइंट से या जिस वोल्टेज से करंट सेटअप होना शुरू हुई, उस वोल्टेज को हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? कट इन वोल्टेज बोलते हैं। ग्राफ समझ में आया? बोले जल्दी से। ग्राफ क्लियर हुआ सबको? हाँ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, ये हमने मेजरिंग के लिए लगा दिया था वोल्ट मीटर एमीटर, वी और आई को मेजर करने के लिए। तो इस डेटा को मेजर करा हमने। अच्छा, प्रोसेस कहता था इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट सेटअप होगी। लेकिन क्या करंट इनिशियल वोल्टेज पर ही सेटअप हो गई थी? नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करा, थोड़ी देर तक तो वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट सेटअप जीरो रहा। लेकिन उसके बाद धीरे 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 करंट बढ़नी शुरू हो गई। जिस पॉइंट से करंट बढ़नी शुरू हुई, उस वोल्टेज को हमने क्या बोला? कट इन वोल्टेज बोला। क्लियर है इतना? अदर स्टूडेंट्स? चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां से ये डेटा याद रखना है आपको। इसकी वैल्यू 0.2 वोल्ट होती है जर्मेनियम के लिए, और इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए। देखिए, कंफ्यूजिंग करने वाला डेटा है ये थोड़ा सा। अगर जर्मेनियम के लिए ड्रॉ करोगे तो 0.2 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए ड्रॉ करोगे तो 0.7 वोल्ट। कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप पढ़ा हमने कल, और एनर्जी गैप हमने सिलिकॉन के लिए भी पढ़ा और जर्मेनियम के लिए भी पढ़ा। जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप पढ़ा हमने 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जनरली 0.74 था तो हम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। और सिलिकॉन के लिए पढ़ा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई 0.7 तो जर्मेनियम के था, लेकिन वो क्या था? वो एनर्जी गैप था। और ये क्या है? ये कट इन वोल्टेज है। यहाँ ये सिलिकॉन के लिए है। ठीक है, तो इस डेटा में आप कंफ्यूज ना हो और इसे इजिली याद कर ले। ठीक, तो कट इन वोल्टेज क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ग्राफ को देखें तो है तो आई वी करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। और जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? ये किसे फॉलो नहीं कर रहा? नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इसे फॉलो नहीं करता ये, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। तो ये वी आई करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसका पीएन जंक्शन डायोड का हमने प्रोसेस समझ लिया। इतनी बात सबको समझ में आई? बताइए जल्दी से। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर? सभी को क्लियर है? अंश, अनुपमा, आयुषी, हेमंत, प्रखर, पूर्णिमा? ओके ओके, चलिए सब आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? हम रिवर्स बाइजिंग की। रिवर्स बाइजिंग, देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, वही डायग्राम बनाने हैं सारे। बस उन डायग्राम्स में चेंज क्या करना है? आपने जो पी से कनेक्ट करा था किसे? पॉजिटिव को, तो यहाँ निगेटिव को कर लेंगे और एन से कनेक्ट कर देंगे किसे? पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद में वही डिप्लेशन लेयर थी इनिशियल, ये पी था और ये एन था। हुआ क्या? देखिए ध्यान से, आपने ध्यान से देखिए इसे, तो इसमें आप देखेंगे कि पी से निगेटिव कनेक्टेड है, मतलब होल्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, एन से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ इस बार क्या हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ने का मतलब ये है कि जो इफेक्टिव पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन और अप्लाइड पोटेंशियल की डायरेक्शन दोनों सेम हो गई। तो नेट पोटेंशियल ईवी प्लस वीबी आपका बढ़ना शुरू हो गया।
जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बढ़ा, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम रहेगी। इतनी बात क्लियर है? बोलिए जल्दी से। लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखिए वहां तो पास पास आ रहे थे, कितना पास आते जुड़ जाते, लेकिन जब यहाँ दूर जा रहे हैं तो एक लिमिट तक ही तो दूर जाएंगे, उसके बाद में ये बैरियर ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ये बैरियर ब्रेक होगा, एज बैरियर ब्रेक, जैसे ही बैरियर क्या होगा आपका, ब्रेक होगा, सडन क्या होगा, बैरियर के ब्रेक होते ही करंट मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ये टूट जाएगा, सारे चार्जेस मूवमेंट शुरू हो जाएगा, करंट चार्जेस का मूवमेंट शुरू होने का मतलब क्या, करंट सडन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसका जो दूसरा डायग्राम है, पीआई करेक्टरिस्टिक्स वाला, ये वाला, इसमें क्या चेंज होना है, बस रिवर्स वाइजिंग के केस में जहां निगेटिव है वहां पॉजिटिव टर्मिनल, और जहां पॉजिटिव है वहां निगेटिव टर्मिनल, बाकी कोई चेंज आपको नहीं करना डायग्राम में। अच्छा, डायग्राम में चेंज नहीं होना, लेकिन ग्राफ में चेंज होगा। अब देखिए ध्यान से ग्राफ में कैसे होगा, जो इस केस में है। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम कह रहे हैं डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ रही है, तो इधर का चार्ज इधर नहीं जा पा रहा, इधर का चार्ज इधर नहीं जा पा रहा, लेकिन उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि कम करंट रहेगी वहां पर। तो वो जो कम करंट है वो किन की वजह से है, वो उनकी वजह से है जो पी में माइनर इलेक्ट्रॉन है या एन में माइनर होल्स है, इनकी वजह से वो कम करंट यहां पर आपको मिल रही है। और इस करंट को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट, ठीक है, या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट बोलते हैं, या फिर इसे ही हम बोल देते हैं करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसी करंट को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल देते हैं। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? यस और नो? ठीक है, अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए इनिशियली कम करंट मिल रही थी, कम 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 कम, सडन ब्रेक एग्जिस्ट हुआ, ब्रेक होते ही करंट क्या हो गई, मैक्सिमम। ये एक्सिस आपकी करंट की है, माइक्रो एम्पियर में करंट है, माइनॉरिटी करंट है, और ये एक्सिस किसकी है, आपकी वोल्टेज की है। और इस पॉइंट पर जो वोल्टेज मिलेगा, उस वोल्टेज को ही हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। ये वोल्टेज की एक्सिस है भाई। इतनी बात सबको समझ में आई? क्लियर? ऑल क्लियर यहां तक? ओके ओके। नाउ थोड़ा सा अगर कंबाइन करके दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करा जाए, तो एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में हम दोनों ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट दोनों नहीं, तीनों ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक ग्राफ तो ये हो गया, और एक ग्राफ ये हो गया, ठीक, कैसे हल्का सा कर्व हो जाता है ये भी। ये कम वोल्टेज पे ही काम कर लिया इसने, तो ये किसके लिए था, जर्मेनियम के लिए था। इसने ज्यादा वोल्टेज पे करंट देनी शुरू करी, ये किसके लिए था, सिलिकॉन के लिए, 0.2 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, वीबी जैसे हमने। इसके अलावा ये जर्मेनियम के लिए हो गया, सिलिकॉन के लिए हो गया। इस एक्सिस पर आपकी क्या हो गई, करंट हो गई मिली एम्पियर में। इस एक्सिस पर करंट किस में हो गई आपकी, माइक्रो एम्पियर में। ये वोल्टेज एक्सिस हो गई। ग्राफ में कोई डाउट? कोई डाउट ग्राफ में? यस और नो? चलिए, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो वही दो पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। यहाँ से मुझे डेल्टा आई मिलेगा, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा पी मिलेगा। एक तरफ से डेल्टा आई मिलेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन मिल सकता है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है। चेक कर लेना आप एक बार एनसीईआरटी रीड करके। देखिए इधर से मिलेगा डेल्टा आई, इधर से मिलेगा डेल्टा वी। ग्राफ का स्लोप जब मैं निकालूंगा, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी,
उसका इन्वर्स करूंगा तो क्या मिलेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, इसे ही बोलते हैं हम डायनामिक रेजिस्टेंस, आर डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक। अच्छा, पेपर में आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स को किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, ये फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स फर्स्ट में और ये वाली थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से भी क्वेश्चन को आपसे पूछ लिया जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, अपनी नेक्स्ट एंड लास्ट, और उस टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर। उस टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर। ठीक है। अच्छा, रेक्टिफायर है क्या? एक, पहले तो रेक्टिफायर क्या होता है, या रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। और जिस डिवाइस का यूज हम करते हैं इस कन्वर्जन में, उस डिवाइस को अब क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए मैं आपको दो चीजें समझाता हूं पहले। देखिए, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, और ये पी टर्मिनल है इसका, ये एन टर्मिनल है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं। यकीन मानिए, एक न्यूमेरिकल और एक रेक्टिफायर दोनों इसी से ही क्लियर होंगे। अगर करंट आपकी पी से एन की तरफ फ्लो हो रही है, तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये कहलाता है फॉरवर्ड बाइजिंग। क्या कहलाता है ये? फॉरवर्ड बाइजिंग। और फॉरवर्ड बाइजिंग की कंडीशन में ये सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट। कब? जब डायोड का वोल्टेज ना गिवन हो। अगर डायोड का वोल्टेज गिवन हो तो आप उसकी जगह प्रॉपर एक सेल कनेक्ट कर देंगे, जितना भी वोल्टेज है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का मतलब ये नहीं होता कि करंट रुक गई। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है वो डिवाइस की वर्किंग रुक गई, करंट अभी भी सप्लाई हो रही है डायरेक्ट। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम सिचुएशन, ये डायोड है आपका, ये पी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल। जब करंट इस तरीके से चलेगी तो ये कहलाती है रिवर्स बाइजिंग। और रिवर्स बाइजिंग के केस में सर्किट ओपन हो जाता है। और जब सर्किट ओपन मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, और जब ओपन हो जाता है तो वहां पर करंट फ्लो नहीं हो पाती, करंट कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये कब? जब डायोड का वोल्टेज गिवन ना हो। अगर डायोड का वोल्टेज गिवन होगा तो क्या करेंगे, आप एक रिवर्स बैटरी या सेल यहां पर अटैच कर देंगे, जितना भी गिवन होगा। सपोज उसने बोला सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, तो वहां 0.7 वोल्ट लग देंगे, रिमेनिंग के लिए 0.2 वोल्ट तो 0.2 वोल्ट। इतनी बात सबको समझ में आई? अभी के लिए दिमाग में सिर्फ एक बात रखो, क्या, कि जब जब फॉरवर्ड बाइजिंग होगी तो सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा और उसमें करंट फ्लो होगी, और जब जब रिवर्स बाइजिंग होगी तो सर्किट ओपन सर्किट होगा और उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। इतनी बात सबको समझ में आई? तो यस बोले, नहीं आई तो बताएं जल्दी से। क्लियर है इतना? सबको क्लियर है ना? चलिए देखो, एक चीज सुन लो भाई, 6 बच्चे हो तुम, इतनी लंबी चौड़ी क्लास नहीं है जो इंडिविजुअल सबको मैं डिस्कस करूंगा। अब तुम 6 हो, इंडिविजुअल बढ़िया करके पढ़ लो। जो भी डाउट है प्रीवियस ईयर लगाते रहो क्वेश्चन हाथों हाथ, सैंपल पेपर करते रहो, न्यूमेरिकल करते रहो, जहां डाउट आ रहा है व्हाट्सअप कर दो पर्सनली, सॉल्व हाथों हाथ। पेपर की तैयारी कर लो, फिजिक्स पैक करके साइड रख दो कि एक दिन पहले ही पढ़नी पड़े बस। ठीक है, क्योंकि तुम 6-7 बच्चे हो जो रेगुलर क्लास लेते हो। ओके, चलिए अब, ओके ओके, चलिए अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं कि पी ए एन फॉरवर्ड वाइजिंग, शॉर्ट सर्किट, रिवर्स वाइजिंग, ओपन सर्किट। अब मैं बात कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर की। तो रेक्टिफायर का प्रिंसिपल जंक्शन डायोड पे डिपेंड करता है। अगर जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस है तो रेक्टिफायर वर्क करेगा, अगर जंक्शन डायोड रिवर्स बायस है तो वो वर्क नहीं करेगा। अब है क्या कहानी इसमें, जब वो वर्क करेगा तो सिग्नल हमारा रेक्टिफाइड हो जाएगा, और जब वो वर्क नहीं करेगा तो सिग्नल रेक्टिफाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा सर्किट बना देता हूं जल्दी से यहाँ पे,
जिससे आपको क्लियर हो जाए कहानी। देखो बहुत ध्यान से, अभी अभी हम दो तरीके के रेक्टिफायर पढ़ेंगे, एक तो फुल वेव रेक्टिफायर और एक हाफ वेव रेक्टिफायर। तो चलिए पहले हाफ वेव पढ़ लेते हैं ना। पहले पढ़ेंगे हम कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर। आप लोगों ने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी पढ़ के 100% आपको समझ में आ जाएगा, ये मुझे पता है। देखिए 2 मिनट डायग्राम पूरा होने दीजिए, 1 मिनट में वर्किंग समझ में आ जाएगी और टॉपिक कंप्लीट। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हमने कहा था रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो इसीलिए मैंने इनपुट पर एक एसी सिग्नल दे दिया जिस तरीके से, ठीक। तो मैं इनपुट का ग्राफ यहां बना दूं, भाई मैंने कैसा सिग्नल दिया है, एक एसी सिग्नल मैंने सप्लाई को दिया है, ठीक है। अच्छा आउटपुट पे मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस डीसी करंट को मैं मेजर कर लूंगा और वो मेरा आउटपुट हो जाएगा। ये मेरा डायोड है डी, ये क्या है मेरा डायोड डी है। और ये क्या है, ये है आपकी प्राइमरी कॉइल और ये है आपकी सेकेंडरी कॉइल किसकी, ट्रांसफार्मर की। तो हमने क्या करा है, हमने एक ट्रांसफार्मर में एसी सिग्नल इनपुट करा है और उसको हमने कनेक्ट कर दिया है डायोड के साथ में और लोड रेजिस्टेंस के साथ में। डायग्राम समझ में आया सब बच्चों को, यस और नो, जल्दी से। चलिए वेरी गुड। अब बहुत ध्यान से समझना, अब देखो बस मेन यही प्रोसेस है बस। इनपुट जब जाएगा तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर करेगी, फिर निगेटिव हाफ साइकिल एंटर करेगी। तो वन बाय वन हम दोनों का एंटर करेंगे। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें एंटर करेगी तो करंट जाएगी कुछ ऐसे, ऐसे इस तरीके से घूम के करंट सर्किट को कंप्लीट करेगी, ठीक है। और देखो करंट जब ऐसे जा रही है तो डायोड कैसा है, देखो पी से एन की तरफ जा रही है तो फॉरवर्ड वाइज है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कैसा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस करंट में करंट रहती है तो मैं इसके नीचे इसका आउटपुट भी ड्रॉ करता हूं, कैसे, देखो डॉटेड लाइन में ला लेते हैं ऐसे, इसके रेस्पेक्ट में इसका आउटपुट बना देंगे। ये इनपुट ग्राफ है, यहां बनाएंगे हम आउटपुट ग्राफ। अगर आप ध्यान से देखें तो जब डायोड कैसा है आपका, फॉरवर्ड बायस है, तो करंट मिलेगी, मिलेगी तो हमने ठीक है भाई करंट मिल रही है, हमने बना दी करंट, सही है भाई। पॉजिटिव हाफ इनपुट के रेस्पेक्ट में हमें करंट मिल गई तो हमने करंट ड्रॉ कर दी। आगे बढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, निगेटिव हाफ की। तो निगेटिव हाफ मतलब कैसी कंडीशन, रिवर्स बायस क्यों रहेगी, देखो निगेटिव में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। निगेटिव में करंट ऐसे फ्लो होगी और ऐसे करंट फ्लो होने का मतलब डायोड रिवर्स बायस। डायोड रिवर्स बायस में तो करंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जल्दी बताएं। नहीं मिलेगी करंट। और कोई बच्चा, मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, वेरी गुड। तो करंट नहीं मिलेगी तो ये जगह खाली रहेगी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अगला केस फिर से फॉरवर्ड बायस साइकिल, फिर से पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल तो फिर से फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस तो फिर से करंट मिल जाएगी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, हमें कैसी वेव मिल रही है, हाफ वेव मिल रही है, हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन हो रहा है। तो यही क्या है आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर है। यही क्या है आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर है। बात समझ में आई सबको या नहीं आई, जल्दी से बोलो। समझ में आ गया ना। अब बस इसे थ्योरी में कैसे लिखोगे, आप वही लिखेंगे, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस देन द करंट मिलेगी आउटपुट में, ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस तो करंट नहीं मिलेगी आउटपुट में। और फिर आप एक सुंदर सा ग्राफ बना देंगे ऐसा, और आपका हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया। हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट, यस और नो, याद हो गया, भूलोगे तो नहीं। चलिए चलिए, बॉयज शांत कैसे बैठे हैं आज, कम रहेगा इस वजह से शांत हो गया, नहीं कम तो नहीं हो तुम, लगभग बराबर ही हो यार। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें खाना नहीं मिला है घर से, पिटाई हो गई इनकी, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं इसकी फुल वेव रेक्टिफायर की। अब ये सोच रहे होंगे अब की बार पूछे सर तो ऐसे जोर से बोलेंगे यस सर, सर के कानों में आवाज निकल जाएगी यार पार। देखो बट डायग्राम का खेल है, बाकी कुछ नहीं है, वही प्राइमरी कॉइल, वही एसी सिग्नल,
ठीक। और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल। इस बार चेंज क्या करेंगे, एक डायोड यहाँ लगाएंगे और एक डायोड यहाँ लगाएंगे। इसे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे प्रॉपर, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके और इसे हम यहाँ अटैच कर देंगे। ठीक। और ये हमारी सेंटर कोर हो जाएगी। मैं इसकी नेमिंग और कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस है इसका RL, और इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं हम सेंटर टैप, क्योंकि इसमें देखो टैपिंग सेंटर में कर पा रहे हैं इस वजह से। बस ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये प्राइमरी कॉइल हो गई, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई, ये डायोड 1 हो गया, ये डायोड 2 हो गया। ठीक, डायग्राम हमारा कंप्लीट। तो इस ट्रांसफार्मर को क्या बोला हमने, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये हमारा एसी सिग्नल हो। ठीक है, इनपुट क्या दिया उसे साइड में बना लेते हैं पहले। देखो, ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर इनपुट। बराबर है ये, ऊपर छोटा बड़ा मत समझना, ठीक है भाई। इसके सबके एम्पलीट्यूड्स बराबर हैं। ये बस ये तो मेरी ड्राइंग है सुंदर सी, इस वजह से ऐसा लग रहा है, बाकी इसमें कोई चेंज है नहीं। देखिए, अब समझिए बहुत ध्यान से। एक इनपुट ये दे दो, या फिर ऐसा बोल लो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अच्छा सोचो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर करेगी तो करंट ऐसे फ्लो होगी, ऐसे 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 ऐसे, कुछ करंट यहाँ पे भी जाएगी, राइट। तो देखो D1 कैसा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फॉरवर्ड बायस है। लेकिन D2 कैसा है, रिवर्स बायस है। क्लियर है इतना, D2 कैसा है, रिवर्स बायस है। तो इसका मतलब मुझे D1 से तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। और जो D2 वाले वेव फॉर्म है, देखो दो इनपुट हैं, कुछ एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये ए पॉइंट का मेजरमेंट देगा वेव फॉर्म, ये बी पॉइंट का इनपुट। तो D1 फॉरवर्ड वायस तो पहले वाले से आउटपुट मिल गया, ये मिल गया। D2 रिवर्स वायस तो हमें कुछ नहीं मिला। आगे बात करते हैं। जब दूसरे की एंट्री होगी, दूसरे की एंट्री मतलब निगेटिव हाफ साइकिल जाएगी इनपुट से, ये हमारा इनपुट ग्राफ है, ठीक है। निगेटिव की एंट्री होगी, जब निगेटिव की एंट्री होगी तो करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे 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 और ऐसे। तो इस बार D2 फॉरवर्ड वायस रहेगा, और D1 कैसा रहने वाला है हमारा, रिवर्स वायस। तो देखो, इस बार इधर का तो कोई रोल रहेगा नहीं, इस वाले से आउटपुट मिलेगा, इस वाले वेव फॉर्म से आउटपुट मिल गया हमें। फिर ऐसे ही तीसरा फॉरवर्ड, तो फिर से आउटपुट मिल गया हमें। इस बार हमें वेव फॉर्म कैसे मिल रही है, फुल वेव फॉर्म मिल रही है। कैसी है ये, फुल एसी नहीं है, ये फुल डीसी है, क्योंकि वन साइडेड है। ये टू साइडेड होती तो एसी होती। तो यहां से हमें क्या मिल गई, फुल वेव मिल गई। तो ये किसकी वर्किंग हो गई, फुल वेव रेक्टिफायर की हो गई। देखो वहां सिंगल डायोड था, तो एक बार डायोड फॉरवर्ड रहता, एक बार रिवर्स रहता। यहाँ दो डायोड है, तो अगर पहला वाला फॉरवर्ड है तो दूसरा रिवर्स है, अगर दूसरा वाला फॉरवर्ड है तो पहला रिवर्स है। मतलब किसी ना किसी केस में कोई ना कोई एक डायोड काम कर रहा है। और जब कोई ना कोई एक डायोड काम करेगा तो हमें क्या मिलता रहेगा, आउटपुट कंटिन्यू मिलता रहेगा। और ये कैसी वेव फॉर्म है, ये फुल मिल रही है, कंटिन्यूसली मिल रही है, और डीसी है, इसलिए उसने क्या कर दिया, उसका रेक्टिफिकेशन कर दिया है। और ये किसकी वर्किंग हो गई, फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग हो गई। समझ में आया सबको। बाकी लोगों को, चलिए अभी आप भी हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बस इसमें एक एनर्जी बैंड का टॉपिक रह गया है, आप उससे एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे पहले, तब उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, उससे पहले डिस्कस नहीं करेंगे। ओके।